हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्ट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आपके यहाँ पर टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कलाकार हैं, स्थापत्य हैं, पेंटिंग्स भी हैं और ग्राफिक आर्ट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया। तो बताइएगा कि किसने, जो कलाकार हैं, हैदराबाद के निज़ाम हैं उन्होंने दिया, मैसूर के राजा या फिर शोलापुर के राजा या फिर अंग्रेजी शासन ने दिया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अंग्रेजी शासन ने दिया था। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि आपको मैंने यहाँ पर चाहे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो यहाँ पे लॉर्ड नेपियर, जो लॉर्ड नेपियर हैं, इन्होंने भारतीय और पौराणिक जो कथाएं होती हैं और यहाँ पर यूरोपीय कला को जो उनको संयोजित करने का इन्होंने सुझाव दिया था। किसने? लॉर्ड नेपियर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, मृत्युशैया पर शाहजहां। तो यहाँ पे मृत्युशैया पर जो शाहजहां है का चित्रकार किसने बनाया था। तो ये सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किसने बनाया है। तो बिल्कुल किसने बनाया है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो मृत्युशैया पर शाहजहां है ये कहाँ पर संग्रहित है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जानता है तो बताइएगा कि कहाँ पर संग्रहित है। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, इसे दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, मेमोरियल कोलकाता। अगर यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में बता देते हैं कि मृत्युशैया पर शाहजहां है, तो या फिर बोल सकते हैं द पासिंग ऑफ शाहजहां। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, द पासिंग ऑफ शाहजहां, दोनों ही याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, चाहे हो सकता है इसको ही प्रोनाउंशिएट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि दा को अगर लिखना हो तो दा लिख देंगे, यहाँ पर पासिंग को लिखना हो तो यहाँ पर पासिंग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउंशिएट करके भी दे दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विपरीत काल क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत काल क्रम में लगाना है। जैसे कि आप तो सब लोग जानते हैं कि पहला कौन सा वाद आया था, फिर दूसरा कौन सा आया है। यहाँ पे जितने भी कला आंदोलन है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस में बताना है कि जो नंबर 1 पर है वो कौन सा हो जाएगा, कि नवशास्त्रीवाद पहले आएगा, कि प्रभाववाद पहले आएगा, कि रोमांसवाद पहले आएगा। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं जो पहले आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नवशास्त्रीयवाद हो जाएगा। नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद का तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर 4 श्रेणियों में यहाँ पर जो आंदोलन था, जो फ्रेंच क्रांति आई थी, फ्रेंच क्रांति, वो वहाँ पर 4 भागों में बटा था। यहाँ पे नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। जो इसका जन्म है वो कौन सा है, अगर यहाँ पर जन्म पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका फ्रांस हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा, जन्म फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं, बाकी तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है वो आप ज़रूर याद करिए कि नवशास्त्रीयवाद के जितने भी कलाकार हैं आप याद करिएगा, रोमांसवाद, यथार्थवाद और प्रभाववाद। बाकी अगर इनका समय है तो यहाँ पर 1819वीं तक का चलता, मतलब 18वीं सदी, मतलब जो 18वीं शताब्दी है उसके अंत तक और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिस्टीन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम चुनिए। देखो यहाँ पर जो नेट वाले स्टूडेंट हैं उनको तो यहाँ पर बेनिफिट है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है कि टीजीटी में आपको दूसरा निकाल दें कि यहाँ पर कि कभी पूछ ले कि यहाँ पर सिस्टीन चैपल की छत में जो पहला चित्र है वो कौन सा है इनमें से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ऑप्शन में A, B, C और D आपको रख सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का वही मतलब होगा। चलिए तो यहाँ पे सिस्टीन चैपल की छत है, तो बने हुए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर तो बिल्कुल पहला ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं पहले ही मार्क कर देती हूँ यहाँ पे और पता चल जाता है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ एडम है और क्रिएशन ऑफ ईव है, ये ईव है। ठीक है, ये चीज़ आना ईव, और यहाँ पे फॉल एंड एक्सपल्शन है, यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ
नोआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा कह रहा है देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सेट चुनिए। तो यहाँ पर आपको सेट चुनना है, वो कौन सा है? स्पैचुला, यहाँ पर तारपीन का तेल, या फिर टेक्सचर वाइट, या फिर आर्मेचर, मोल्ड मेटल और मेटल प्लेट, ये वैक्स और मेटल प्लेट, या एसिड, या ग्राउंड इंक। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो क्या पूछ रहा है? प्रिंट मेकिंग का पूछ रहा है। तो आपको सबको पता है कि जब प्रिंट मेकिंग की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पे कोई भी स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें तारपीन की ज़रूरत है, ना ही हमें टेक्सचर वाइट की ज़रूरत है, ना ही पेंट। ये जो सामान है वो किसका हो जाएगा? आपका कैनवास का हो जाएगा। और ये आर्मेचर का कैनवास, आर्मेचर तो आपका यहाँ पे उसका हो जाएगा, मतलब ढांचा। ठीक है, तो ये भी कोई आपका मूर्ति से संबंधित हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसमें तो दोनों ही मिक्स हैं। चलिए तो यहाँ पे मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मेटल प्लेट यानी कि हमें धातु की प्लेट चाहिए। एसिड का भी यूज़ होता है, ग्राउंड मतलब एसिड को रोकने के लिए यूज़ होता है, मतलब कोई जहाँ हमें एसिड अटैक नहीं करवाना है, एसिड हमें नहीं करवाना है, अम्लांकन नहीं करवाना है, वहाँ पर हम ग्राउंड का यूज़ करते हैं कि ताकि वो एसिड से बच जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टोन ब्रेकर किसका है। बस आपको कोडिंग करनी है कि आपको तो दूसरा, तीसरा, चौथा है, या पहला, दूसरा, तीसरा है, या चौथा, पहला, दूसरा, पहला है, जो भी है आपको बताना है। मुझे नहीं पता, आपको लोग को बताना है तो बताइएगा। स्टोन ब्रेकर है तो स्टोन ब्रेकर का तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? गुस्ताव कुर्वे हो जाएगा। ठीक है, नाइट वॉच की बात करते हैं तो नाइट वॉच सभी लोग जानते हैं किसका हो जाएगा? रेम्ब्रा का हो जाएगा। पटैटो ईटर है तो पटैटो ईटर किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल वैन गॉग का हो जाएगा। और गुर्निका लास्ट हमारा पिकासो ही बचा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो अगर करा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, और आपका चौथा और दूसरा। ठीक है, ये आपकी कोडिंग मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन हो गया है। अब बाकी सब लोग याद करते रहिएगा साथ साथ में। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम भी मिल जाता है और साथ साथ में आपके ज़्यादातर माइंड में फीड भी रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, हम 7 पर पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यहाँ पर कोडिंग भी है लेकिन आप कोडिंग ऐसे ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। 7 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय कला है वो आप किसकी हो जाएगी। और यहाँ पे बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किसकी है, यहाँ पे मूविंग फोकस किसका है, यहाँ पे फिल्म्ड मोजाइक किसका है। तो बताइएगा कौन कौन से किसका मैच कर रहा है। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा? आपका भारतीय कला किसका हो जाएगा? VS अग्रवाल। ठीक है, यानी कि दूसरा। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, ये तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, यानी कि चौथा। यहाँ पे मूविंग फोकस है तो मूविंग फोकस किसका हो जाएगा? यहाँ पर नहीं, सॉरी, KG सुब्रमण्यम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेम्ड मोजाइक एक ही बचा है, तो फ्लेम्ड मोजाइक किसका हो जाएगा? नेवली तुली का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C का हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। तो 8 भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। साथ साथ में बताइएगा कि यहाँ पर जो कलाकार जो भी आंसर देगा साथ साथ में बताइएगा कि वो कौन से वाद्य के कलाकार हैं, कौन से काल के हैं, कौन से आंदोलन के हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है आपके माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल या फिर टिशियन। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो बिल्कुल रैफेल का हो जाएगा। और रैफेल हमारे कहाँ पढ़ते हैं? चरम पुनरुत्थान के हैं ये कलाकार। ठीक है, बाकी इनका मैरिज ऑफ द वर्जिन है वो भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बाकी माइकल एंजेलो और ये दोनों हो जाएंगे आपके
फ्लोरेंस के हो जाएंगे और टिशियन आपका हो जाएगा वेनिस का। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्जियन और टिशियन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो ये सभी लोग जानते होंगे, आपने यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो पढ़ रखा होगा। तो आनंदवर्धन है, भरत मुनि है, बारहमीर है या फिर विष्णुगुप्त है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल आनंदवर्धन हो जाएगा। जो ध्वनि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो आनंदवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भरत मुनि का पूछता है सिद्धांत तो यहाँ पे रस निष्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर रस निष्पत्ति दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लाड खानवी मंदिर बहुत बार अधिकतर पूछा जाता है कि लाड खान मंदिर किसका है, या फिर पूछ सकते हैं कि किस देवता का है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे लाड खान मंदिर है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लाड खान मंदिर है यहाँ पर जो बादामी है, आहियोल है, भूमरा है या फिर सांची है। तो यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका अहियोल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, बता देते हैं कि ये अहियोल का मंदिर का जो बना हुआ है ये सबसे प्राचीन मंदिर है। कौन सा, लाड खान मंदिर क्या है, सबसे प्राचीन है। पहले ये देवता को किसको समर्पित था, यहाँ पर विष्णु को। लेकिन यहाँ पर बाद में जब नंदी की यहाँ पर विशाल मूर्ति देखी, मतलब जो नंदी की मूर्ति है, तो ये यहाँ पर किसका मंदिर हो गया, शैव का, यानी कि शैव मतलब यहाँ पर शिव का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वर्तमान पूछा जाए तो ये आपका मंदिर हो जाएगा कौन सा, शिव का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसका लाड खान नाम मंदिर कैसे पड़ गया। तो यहाँ पर जो मुस्लिम शासक थे इस मंदिर को एक उसमें एक मतलब जैसे रहने का स्थान होता है उसको मतलब अपना लिया था, तो इस मंदिर का नाम पड़ गया लाड खान मंदिर पड़ गया था। जैसे राजा होते हैं ना, राजा को ठहरने का, राजा को आराम करने का कोई भी जगह मिल जाती है तो वह चीज़ ऐसा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे लाड खान मंदिर हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर विष्णु के अवतारों का दशावतार। तो यहाँ पर आपने भी देखा है कि विष्णु के दशावतारों की जो विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना सही अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे वराह है जो पहला है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ऊपर ही चला गया है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वराह, नरसिंह, मत्स्य, कुर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुर्म, वराह, नरसिंह, मत्स्य या फिर मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह या फिर मत्स्य कुर्म, नरसिंह, वराह। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि कैसे इसका सीक्वेंस है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखो क्वेश्चन वैसे तो वो हर एग्जाम में एक टाइप के ही होते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। टीजीटी के एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगी कि 5वें नंबर के यहाँ पर जो विष्णु का अवतार है वो कौन सा है, आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा। नेट के एग्जाम में हमेशा सीक्वेंस में रख दिया जाता है कि उल्टे क्रम में लगाना है कि सीधे क्रम में लगाना है, कि मतलब विपरीत दिशा में लगाना है कि आपको सही दिशा में लगाना है, कि आरोही क्रम में लगाना है कि आपको अवरोही में लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको यहाँ पर नेट का वाला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। वैसे सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सब लोग जानते हैं, इसके अलावा मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह, बाकी अन्य बता देते हैं कौन से हो जाएंगे। बामन हो जाएगा और आपका परशुराम है। ठीक है, परशुराम है और राम और एक कौन सा हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, और बुद्ध हो जाएंगे और एक जो लास्ट है वो कौन से हो जाएंगे, आपके कल्कि हो जाएंगे। तो आप जितने भी विष्णु के अवतार हैं ज़रूर याद करके जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर गेट्स ऑफ पैराडाइज। चलिए, तो यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। बताइएगा कि गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है, पिएटा किसका है, थिंकर का है, बबून एंड यंग किसका है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका हो जाएगा, तो लॉरेंस घिबर्ती का हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बार करवाया है तो आपको लर्न भी हो गया होगा। पिएटा की अगर हम बात करते हैं तो पिएटा का किसका हो जाएगा, आपका माइकल एंजेलो का हो जाएगा। थिंकर की अगर हम बात करते हैं तो थिंकर रोंदा। बबून एंड यंग हो जाएगा वो आपका पिकासो का हो जाएगा। तो इसकी आपकी कोडिंग कौन सी हो जाएगी, यानी कि पहला जो है आपका चौथा हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, पिएटा तीसरा हो जाएगा, थिंकर आपका रोंदा हो जाएगा और बबून एंड यंग पहला, यानी कि चौथा तीसरा दूसरा पहला। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं, कम से कम आपके 56 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कराते हैं, किसी को सोना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ बहुत को नींद आती है, तो यहाँ पर आपको नींद नहीं, आराम से सोइएगा, सुबह उठेगा कम से कम अच्छी नींद आएगी आपको। तो चलिए पढ़ के सोइएगा। तो चलिए यहाँ पे निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे ब्लैक पैगोडा है तो सारनाथ सिंह है, तो आपको बताना है कि कौन कहाँ पर किसका क्या प्रतीक है और किससे संबंधित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे चलिए ब्लैक पैगोडा की बात करते हैं। तो ब्लैक पैगोडा किससे संबंधित है आपका, तो बिल्कुल कोणार्क सूर्य मंदिर से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, तो यानी कि चौथा नंबर। सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ आपका क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। नटराज है तो नटराज की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ पर है, चोल कान से मूर्ति है आपकी चोल वंश की। ठीक है, तो यहाँ पे जो चालुक्य काल की हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी नटराज। चलिए तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा चार बाग रह गया है। तो चार बाग हमारा मुगल उद्यान। तो मुगल जो चार बाग की जो वो शैली बनाई थी वो किसने बनाई थी, हुमायूं ने बनाई थी, हुमायूं द्वारा बनाया गया था यहाँ पे चार बाग शैली। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस आधुनिक यूरोपीय जो मूर्तिकार ने घिबर्ती का, जो घिबर्ती का है गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल। तो देखो घिबर्ती का तो आप लोग जानते हैं कि घिबर्ती का कौन सा है आपका, गेट्स ऑफ पैराडाइज है। अब यहाँ पर उसी के ही जवाब में इन्होंने गेट्स ऑफ हेल यानी गेट्स ऑफ पैराडाइज यानी कि ये स्वर्ग का दरवाज़ा है। अब इसी के ही जवाब में इन्होंने यहाँ पर गेट्स ऑफ हेल नर्क का दरवाज़ा बनाया था। वो कौन से ऐसे कलाकार हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से कलाकार हो जाएंगे, रौंदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अगस्ट रौंडा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर कांथा, यहाँ पर कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, ये कहाँ से है। तो ये एक आपको बताना है, ये कांथा है मतलब कांथा आपका टेक्सटाइल से संबंधित है। टेक्सटाइल जो आपका कहाँ से है, उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये कांथा टेक्सटाइल जो है जो लोक रूप है यहाँ पर, ये बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। फ्यूचरिज्म, जो फ्यूचरिज्म है ये देखो आपका नेट का भी एग्जाम में भी आ चुका है और यही क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम। बस यहाँ पर फ्यूचरिज्म की जगह आपका भविष्यवाद लिख दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल सारे ही आप आर्ट एग्जाम के क्वेश्चन पढ़िएगा कि ताकि आपको सब मिल जाए। तो यहाँ पर आपके जितने भी आर्ट एग्जाम के जितने भी हैं, चाहे DSSS भी हो या आपका IGD सॉरी आपका जो क्या कहते हैं LT का हो या फिर PGT का हो, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जो लेक्चरर का भी है वो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचरिज्म है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा आपका, इटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सिरे पर्दू किसको गढ़ने की प्रक्रिया यानी कि कास्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं यहाँ पे कास्टिंग क्या है, तो कास्टिंग मतलब आपका क्या होता है, ढलाई होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ढलाई करना या फिर धातु गढ़ना, उसको कहते हैं कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सिरे पर्दू को गढ़ने की प्रक्रिया जो कास्टिंग प्रोसेस है वो कौन सी है, तो यहाँ पर सीमेंट है। सीमेंट से तो नहीं गढ़ा जाता है ना, सीमेंट से तो क्या करा जाता है आपकी कार्विंग होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी सेम कार्विंग होती है। रबर होता है तो उसमें भी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, धातु में क्या करा जाता है हमारा आपका कास्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो सिरे पर्दू जो धातु गढ़ने की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, यहाँ पर धातु से की जाती है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पर पढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञापन के जनक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आधुनिक विज्ञापन के जो जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आपका है क्वेश्चन डेविड ओगलबी हैं, ये ओगलबी हैं। ठीक है, यहाँ पर डेविड ओगलबी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, डेविड ओगलबी हैं या फिर जैक ट्राउट हैं या फिर सूजन जिलेट हैं या फिर अलेक पद्मसी हैं। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, वैसे ही आपको सबको ही पता है। तो
तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आधुनिक विज्ञापन के जो जनक कहा जाता है, तो बिल्कुल किसको कहा जाता है, डेविड ओगलबी। और ये कहाँ के हैं, ये यूके के हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि जो तैल रंग का प्रयोग किया था वो किसने किया था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो तैल रंग की यहाँ पर जो खोज करी थी, जो तैल रंग का प्रयोग किया था, वो किसने करा था, यहाँ पर जॉन वॉन आइक ने किया था। किसने किया था, जॉन वॉन आइक ने किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर पहली बार कहाँ किया गया था, यानी कि वो कहाँ गए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हॉलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ के, हॉलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है। देखो यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपके स्थान नहीं पूछे तो यहाँ पर स्थान ही आपको पहले से हो सकता है कि स्थान आपको क्वेश्चन में ही दे दे और आपको पूछ सकता है कि किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर जितने भी खजुराहो के मंदिर लिखवाए हैं आप उसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। तो यहाँ पे गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर है, किसे समर्पित है, तो बिल्कुल किसे समर्पित हो जाएगा, विष्णु को समर्पित हो जाएगा। और ये अगर पूछता है कि ये देवगढ़ का जो मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा। ललितपुर यानी कि यूपी। ठीक है, यूपी में है। अगर किसी को यूपी वाले को कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख सकते हैं। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो यहाँ पर जो चलिए यहाँ पर है कि प्रथम पंचायतन मंदिर, यहाँ पर पंचायतन शैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पंचायतन शैली आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने खजुराहो में पढ़े थे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो बताइएगा यहाँ पे फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। दृश्य चित्र, स्थिर वस्तु, व्यक्ति चित्र या फिर म्यूरल। तो यहाँ पर जो मैंने आपका फ्रांस हॉल है वो आपको मैंने कराया है। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से कलाकार हैं, रोकोको के हैं, बरोक के हैं या फिर नव प्रभाववाद के हैं या फिर चरम पुनरुत्थान के हैं, कहाँ के कलाकार हैं फ्रांस हॉल्स। तो बिल्कुल किसके हो जाएंगे, आपके बरोक के कलाकार हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, बरोक के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रांस हॉल हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर व्यक्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं। जो पोर्ट्रेट बनाते थे, जो छवि बनाते थे, वो रूप चित्र बनाते थे, वो किसके लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे फ्रांस हॉल्स व्यक्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको बता ही दिया है कि ये बरोक कला के कलाकार हैं। और ये कहाँ के हैं, यहाँ पर ये भी बता देते हैं, ये हॉलैंड के प्रथम चित्रकार थे। कौन, फ्रांस हॉल्स। ये हॉलैंड के क्या है, प्रथम चित्रकार हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसको भी ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि फ्रांस हॉल्स कौन है, हॉलैंड का प्रथम चित्रकार कौन है, तो आप बता सकते हैं फ्रांस हॉल्स है। ठीक है, तो दोनों ही तीनों जो पॉइंट आपको बता रही हूँ तो तीनों ही याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं आपको बतानी हैं। तो यहाँ पे कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया है, यहाँ पे बोधगया। तो यहाँ पर जो इनकी घटनाएं हुई हैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बतानी है कि कौन सी है। तो बताइएगा कि कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया है या फिर बोधगया, सारनाथ, धुले। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो जाएगा, आपका लुम्बिनी से स्टार्ट हो जाएगा। तो लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बोधगया में इन्होंने क्या करा था, ज्ञान की प्राप्ति। और सारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ में क्या है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था, प्रथम उपदेश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। बाकी सब लोग याद रखिएगा, इस टाइप से भी ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय मूर्तिकला को शैली का सही कालक्रम अनुक्रम बताइए। तो पाल, चंदेला, कुषाण, गुप्त या फिर चंदेला, कुषाण, गुप्त, पाल है या फिर कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेला है या फिर आपका गुप्त, पाल, कुषाण, चंदेला है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका कुषाण। कुषाण पहले है, फिर गुप्त है, यहाँ पे पाल है, फिर चंदेला है।
ठीक है। और तो यहाँ पर चलिए बता देते हैं ये भी कि आपका कुषाण है वो आपका कौन सी हो जाएगा, दूसरी शताब्दी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरी शताब्दी का हो जाएगा। जो आपका गुप्त है वो आपका चौथी शताब्दी का हो जाएगा। और यहाँ पर पाल है तो पाल तो भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये 8वीं शताब्दी का हो जाएगा। और चंदेला आपका कौन सा हो जाएगा, 9वीं शताब्दी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय ग्रंथों का सही काल अनुक्रम बताइएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आप पढ़िए और बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो यहाँ पे काम सूत्र को आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका दूसरी यानी कि दूसरी शताब्दी का। तो यहाँ पे 600 से 200 ईसा पूर्व है आपका इसका जो समय है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण आपका 6वीं सदी का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका 6वीं सदी का। अगर यहाँ पर कादम्बरी की बात करते हैं तो ये आपका 7वीं शताब्दी का हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा आपका जयमंगला 11वीं शताब्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जयमंगला लास्ट में है, कामसूत्र पहले है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कामसूत्र किसका है, आपका वात्स्यायन का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा आपका गुप्तकालीन। गुप्तकाल भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो ये आपका गुप्तकाल का हो जाएगा। मार्तंड मुनि हो जाएगा इनका। और यहाँ पर कादम्बरी है तो कादम्बरी आपकी बाणभट्ट और जयमंगला आपका यशोधर पंडित। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, बाउस आंदोलन कहाँ किस मतलब जो है मतलब विकसित हुआ, ये कहने का था। वीमर जर्मनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बाउस वाला याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे वीमर जर्मनी है, न्यूयॉर्क यूएसए, या फिर बहर यूई, या फिर मॉस्को रशिया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वीमर जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाउस जो है वो यहाँ पे जर्मनी में एक क्या था, एक कला विद्यालय था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो यहाँ पर ललित कला यानी कि फाइन आर्ट की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। किसमें, बाउस हाउस उसमें जो दी जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी याद रखना कि कहाँ मतलब विकसित हुआ था, वीमर जर्मनी। तो सारे स्टूडेंट एक बार बताइएगा कि बाउस हाउस को जो डिज़ाइन करने वाला वो कौन सा इंसान था, कौन सा प्राणी था, बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूरे करके ही सोना है सबको। तो यहाँ पर सब लोग क्वेश्चन तभी करके सोइएगा, अभी ऐसे करके कोई भी स्टूडेंट नहीं सोएगा। आई थिंक अब ठीक दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पेंटिंग का सही अनुक्रम बताइएगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न पेंटिंग दी है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो सबसे पहले है, बाकी तो टीजीटी के लिए थोड़ा टफ होगा, तो लेकिन आपको बता देते हैं ट्रिब्यूट मनी। तो यहाँ पे पहले हम ट्रिब्यूट मनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो उसका ऑप्शन राइट है वो ए राइट है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूट मनी है, तो आप लोग जानते हैं किसका है, मासाचियो का है। और मासाचियो ने इन्होंने 1425 में इसको बनाया था। और यहाँ पर जो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स है वो किसका हो जाएगा, विंची का हो जाएगा। और ये विंची ने इन्होंने किस में मतलब 83 से 86 के बीच में इन्होंने बनाया था। और द स्कूल ऑफ एथेंस, द स्कूल ऑफ एथेंस किसका है, राफेल का है। किसका है यहाँ पर, राफेल का है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे द नाइट वॉच है, तो द नाइट वॉच किसकी हो जाएगी, तो यहाँ पर रेम्ब्रा की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ही याद करने का, चारों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंटिंग, तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूट मनी है मासाचियो की, वर्जिन ऑफ द रॉक्स यहाँ पर विंची की, द स्कूल ऑफ एथेंस आपकी राफेल की हो जाएगी, और द नाइट वॉच रेम्ब्रा की हो जाएगी। तो सारे स्टूडेंट ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि राफेल कहाँ का कलाकार है, बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी जल्दी फटाफट करा देते हैं कि ताकि आप आराम से सो सकें। अब ये क्वेश्चन आया है आपका एस्थेटिक से, यानी कि सौंदर्य शास्त्र से आया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हीगल हैं वो किससे संबंधित है, क्रोचे हैं तो किनका कौन सिद्धांत है, बॉमगार्टन का कौन सा सिद्धांत है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो। तो चलिए पहले हम हीगल की बात करते हैं। हीगल किससे संबंधित हो जाएंगे आपके, तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। किससे, द्वंद्वात्मक। ठीक है, या फिर हम द्वंद्व भी बोल सकते हैं, द्वंद्व सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा, हीगल का। क्रोचे का हो जाएगा आपका
अंतः प्रज्ञा हो जाएगा। अंतः प्रज्ञा भी पूछ सकते हैं, आपका हो सकता है यहाँ पर सहजानुभूति का सिद्धांत भी पूछ सकते हैं, सहजानुभूति। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, सहजानुभूति। या फिर एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पर इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन भी पूछ सकता है, तो दोनों ही याद रखिएगा, इंट्यूशन भी याद रखिएगा और यहाँ पे सहजानुभूति या फिर अंतःप्रज्ञा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अरस्तु। तो अरस्तु का हो जाएगा आपका बिल्कुल अनुकरण का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुकरण है तो यहाँ पर मिमेसिस थ्योरी हो जाएगी आपकी, इसको भी याद रखिएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, अब बाकी बॉमगार्टन आपका सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो आपको बताना है कि हिंडोला महल कहाँ पर है, चार मीनार कहाँ है, द्रौपदी रथ कहाँ है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। देखो, सूर्य मंदिर तो एक आपने पढ़ा होगा मार्तंड सूर्य मंदिर पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा कोणार्क। ये दोनों ही मंदिर बहुत ही ज़्यादा अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे करके सभी बताएंगे। यहाँ पर अभी हम कश्मीर का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर है हिंडोला महल। तो हिंडोला महल पहले बताइएगा कि हिंडोला महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका मांडू। ठीक है, तो मांडू में हो जाएगा। आपका चार मीनार है, तो चार मीनार सभी जानते हैं, तो ये बिल्कुल हैदराबाद हो जाएगा। और आपका द्रौपदी रथ, और द्रौपदी रथ महाबलीपुरम, और सूर्य मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल मार्तंड कश्मीर में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यहाँ पे डी ऑप्शन तो गायब ही हो गया। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कलाकारों को सृजनात्मक प्रथा के उनके प्रासंगिक माध्यम, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर इसके आपको माध्यम बताना है कि कौन सा कलाकार किस माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, जो सी दक्षिण मूर्ति है, यानी जो सी दक्षिण मूर्ति है वो किससे यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल ग्रेनाइट स्टोन का हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपको बता देते हैं, इनका ग्रेनाइट स्टोन हो जाएगा। मृणालिनी मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, मैक्रम हो जाएगा, मैक्रम या फिर को कहता है झालर। ठीक है, तो यहाँ पे सोमनाथ होर है, तो सोमनाथ होर जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का ही यूज़ करा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ज्योत्सना भट्ट, तो ज्योत्सना भट्ट कौन सा हो जाएगा आपका लास्ट, सिरेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सब ही याद रखिएगा। तो ठीक है, तो याद रखना है जो दक्षिण मूर्ति है वो किसी है आपका ग्रेनाइट स्टोन, मृणालिनी मुखर्जी आपका मैक्रम हो जाएगा, सोमनाथ होर आपका कांस्य धातु हो जाएगा, ज्योत्सना भट्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सिरेमिक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। बस आपके क्वेश्चन, आपका इंतजार जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बस आप लेकिन क्वेश्चन पूरे ही करके सोइएगा। लेकिन आपका ये तो रहेगा, टारगेट रहेगा कि हाँ, कि हम डेली 50 क्वेश्चन करके सोते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ नहीं तैयारी होगी तो आपको यहाँ से कुछ मिलेगा। ठीक है, तो रात में बहुत सब शांति रहती है, बहुत अच्छी से आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित कलाकार को उनकी सृजनात्मक प्रथा के प्रासंगिक माध्यमों को, अब यहाँ पर इनके माध्यम को मतलब माध्यम नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, आपके यहाँ पर वादों को लिखना था यहाँ पर वाद लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथा माध्यम, चलो तो यहाँ पर ये, चलिए तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए कि आपको सुमेलित करना है सिर्फ। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर विंसेंट वैन गॉग, तो विंसेंट वैन गॉग को तो सभी लोग जानते हैं, तो विंसेंट वैन गॉग आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। मार्क शगाल कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो तब तक आप कोडिंग करिए, तब तक मैं बता रही हूँ। तो मार्क शगाल कौन सा हो जाएगा, बाकी अपनी कोडिंग मैच करिए। मार्क शगाल हो जाएगा आपकी अति यथार्थवाद हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रांसिस की दे गोया है, तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे आपके स्वच्छंदतावाद। और यहाँ पर आपका कौन सा है, आपका लास्ट है, एक मिनट, यहाँ पर आपका तभी तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ज्योत्सना भट्ट आ गई हैं, तो ज्योत्सना भट्ट यहाँ पे कौन सी यहाँ पर वाद की हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब मैं कोई सा भी दे देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछ लूँ मैं, किससे संबंधित एक रह गया है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो विंसेंट वैन गॉग, यहाँ पे विंसेंट वैन गॉग है वो आपका उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा। मार्क शगाल हो जाएगा आपका अति यथार्थवाद हो जाएगा। गोया आपका स्वच्छंदावाद, यानी कि उत्तर प्रभाववाद से आपको देना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रभाववाद का तो यही थे, अभिव्यंजनावाद से देना है। चलिए, तो यहाँ पर अभिव्यंजनावाद से दे देती हूँ आपका कांडिस्की दे देती हूँ, कांडिस्की या कोकोश्का। ठीक है, तो यहाँ पे कांडिस्की याद रखिएगा अभिव्यंजनावाद के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभिव्यंजनावाद के तो यहाँ पे याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर
यहाँ पर आपको बताना है कि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, तो उनकी जो मतलब अध्यापक थे वो कहाँ से थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास है। तो सभी बताइएगा, सभी लोग जानते भी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास हो जाएगा। यहाँ से मतलब ये क्या थे? अध्यापक थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आविष्कृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताइएगा। तो यहाँ पे ड्राई पॉइंट है, इक्का टिंट है, लाइनिंग एचिंग है, यहाँ पे मेटल इंग्रेविंग है। तो यहाँ पर पहले आपको बता देते हैं जो सबसे पहले यूज़ में करा गया था, तो आप पहले बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो इसको देखो यहाँ पर डेट नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आई। अब यहाँ पे देखो ड्राई पॉइंट, देखो ड्राई पॉइंट क्या होता है? ये एक तक्षड़ी होती है, मतलब एक बोल सकते हैं सुई की तरह होता है, और सुई होता है इसमें एक डायमंड की एक मतलब छोटी सी यहाँ पर लगी होती है, जिससे यहाँ पर कट लगाया जाता है। ये आपका ड्राई पॉइंट हो गया। और मेटल इंग्रेविंग में होता है आपका धातु की प्लेट होती है, तो उस पर क्या करता है मतलब इंग्रेविंग मतलब उत्कीर्णन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु प्लेट होती है। लाइन एचिंग होता है, तो यहाँ पे लाइन एचिंग बाद में, यानी कि अम्लांकन की बात कर रहा है, तो अम्लांकन हमारा बाद में आया है। सबसे पहले ड्राई पॉइंट होगा, फिर धातु प्लेट, फिर अम्लांकन, फिर लास्ट हमारा एक्वा टिंट होगा, जिसमें एक्वा टिंट में क्या यूज़ करते हैं? हम रेजिन पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्वा टिंट में जो यूज़ करा जाता है कौन सा पाउडर यूज़ करा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि रेजिन पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पर निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। 1 मिनट। आपको यहाँ पर बताना है कि मतलब कौन सा मतलब जो हल्के से गाढ़े की ओर है वो कौन सी किसकी मतलब प्रोसेस में चलते हैं, ग्राफिक में चलते हैं, कोलाज में चलते हैं, जल रंग में। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल चलो बता ही देते हैं। तो यहाँ पे हल्के से गाढ़े की ओर कौन सा हो जाएगा? जल रंग है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इजी डाल देती हूँ ना, कि ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, कि ताकि आपको नींद ना आए। तो चलिए, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन होंगे ना, तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए एग्जाम टाइम में, यहाँ पर एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे गाढ़े से हल्के की ओर कौन सा चलते हैं? तो जब गाढ़ा रंग लगाए तो बिल्कुल तेल रंग में लगाते हैं। ठीक है, तो हल्का रंग पहले इसमें लगाते हैं, हल्के से गाढ़े की तरफ हम जल रंग में चलते हैं, और गाढ़े से हल्के की ओर यहाँ पर तेल रंग में। और जो चिपकाना होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? कोलाज में आ जाएगा। और एचिंग तो आपको पता ही है कि अम्लांकन से संबंधित है, तो आपका ग्राफिक में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। द स्क्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बताइएगा कि जो द स्क्रीम है एडवर्ड मुंक है, जेम्स एंसोर हैं, या फिर फ्रांस हॉल्स हैं, या फिर साल्वाडोर डाली हैं। तो बिल्कुल इसका कौन सा हो जाएगा? साथ साथ में बताते जाइएगा कि कौन से कलाकार कौन से वाद के हैं। तो यहाँ पे द स्क्रीम की बात हो रही है, एडवर्ड मुंक की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक मिनट, जो द स्क्रीम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ड मुंक हो जाएगा। तो एडवर्ड मुंक कौन सी वाद के कलाकार हैं? आपके अति यथार्थवाद के हैं। किसके हैं? आपके अति यथार्थवाद, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, यहाँ पे किसके हैं? एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आ भी नहीं पाएगा। चलिए, तो बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी जेम्स एंसोर हैं, वो कहाँ के हो जाएंगे? आपके ये भी ये चीज़ अति यथार्थवाद कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ। एडवर्ड मुंक हैं आपके अभिव्यंजनावाद। ठीक है, देखो मैंने अभी देख लिया, वही तो कह रही हूँ, कुछ ऐसी होता है मेरे साथ। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्सप्रेशनिज्म। जब इंग्लिश लिखी तब पता लगा कि हाँ, कि अच्छा ये तो अति यथार्थवाद लिख दिया मैंने, सररियलिज्म का लिख दिया है। तो यहाँ पे यहाँ पर एक्सप्रेशनिज्म का हो जाएगा आपका अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो ये अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं यहाँ पर एडवर्ड मुंक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जेम्स एंसोर हैं, तो जेम्स एंसोर आपको भी पता है, ये भी अभिव्यंजनावाद के हो जाएंगे। फ्रांस हॉल की बात करें तो फ्रांस हॉल्स कहाँ के हैं? तो बिल्कुल ये आपके हो जाएंगे बरोक के। साल्वाडोर डाली की बात करें तो साल्वाडोर डाली कहाँ के हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ के हैं आपके। ये हो जाएंगे आपके अति यथार्थ वाद के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन करके ही सोइएगा। देखो आपको 1 घंटा तो नॉर्मल सी बात है जगना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे की भी क्लास नहीं है, तो यहाँ पे जल्दी से क्लास कर देंगे, तो यहाँ पे सोइएगा बाद में।
चलिए, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, जिप्सम से, यहाँ पर संगमरमर से। तो बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जिप्सम से बनता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन करा देते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबको इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा है। तो बताइएगा होमर, एरिक कैरोल समर है या फिर जॉन गुटेनबर्ग है? तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन हो जाएगा? बिल्कुल जॉन गुटेनबर्ग हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जॉन गुटेनबर्ग हैं, इन्होंने कब खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, प्रसिद्ध तैल चित्र जो है यहाँ पे थ्री विमन, जो थ्री विमन है किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? जामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या फिर, ठीक है यहाँ पे वर्मा, ठीक है राजा रवि वर्मा या फिर A.N. टैगोर है? तो यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका? अमृता शेरगिल हो जाएगा। थ्री विमन या फिर तीन लड़की, ठीक है। तो ये अवसाद मुद्रा में बैठी हैं, ये तो मैंने पूरा ही करवाया है। अगर किसी को पूरी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए थ्री विमन की, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। तो यहाँ पर बताइएगा जो थ्री विमन है कौन से संग्रहालय में है, कहाँ पर संग्रहित है? बताइएगा, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करवाया है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो सही कालक्रम है, घनवाद, प्रभाववाद, संरचनावाद, दादावाद, यहाँ पे प्रभाववाद, संरचनावाद, यहाँ पर आपको बताना है। अभी तो आपने देखा था यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना था आपको, नवशास्त्रीयवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदावाद, ये सब लगाना था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे घनवाद, प्रभाववाद, संरचनावाद, दादावाद की बात करेंगे, तो आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन, तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रभाववाद आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रभाववाद एक ही जगह है, तो आप लोग बहुत जल्दी से आसान भी लगा सकते हैं। तो पहले प्रभाववाद फिर घनवाद, ठीक है, ये घनवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये घनवाद हो जाएगा, फिर संरचनावाद, फिर लास्ट दादावाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बौद्ध स्तूपों की संरचना से नीचे से ऊपर की ओर के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर देखो, इस टाइप का आपका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे छत्रावली, हर्मिका, अंडभाग है, मेधी है, तो मेधी, अंडभाग, हर्मिका, छत्रावली, तो आपको सीक्वेंस में बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स भी डाल रखी है, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो संरचना के ऊपर है सबसे पहले, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? मेधी होगा सबसे पहले। तो मेधी तो आपका 2 में दिख रहा है। तो चलिए, तो यहाँ पे मेधी के बाद फिर आएगा आपका कौन सा आएगा? अंडभाग आता है, ठीक है। तो मेधी के बाद अंडभाग आता है, तो अंडभाग तो कहीं भी नहीं है ना, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले मेधी, फिर अंडभाग, फिर हर्मिका, फिर छत्रावली। तो यहाँ पे चलिए पिक्चर्स के देखते हैं, हम पिक्चर्स देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये पिक्चर्स है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। तो अभी आपने देखा यहाँ पर मेधी, सबसे पहले क्या देखा आपने? मेधी देखा, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पर जो मेधी है, ठीक है, ये वाला है ना आपका मेधी। सबसे पहले जो आपका नंबर 1 पे है, आपका पहला है मेधी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा था आपका यहाँ पर अंडभाग था, जो अंडभाग था। तो यहाँ पर जब जैसे दूसरा आएगा आपका ये वाला, ठीक है, एनक्लोजर वॉल है, ये होता है आपका प्रदक्षिणा पथ, जो आपको बताया था ना, प्रदक्षिणा पथ होता है जिसकी तरफ चारों तरफ परिक्रमा करी जाती है, उसे कहते हैं ना, आपको मैंने पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका कौन सा हो जाएगा? छत्र है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा? छत्र है। बाकी ये हर्मिका है, जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये हर्मिका हो जाएगा। बाकी ये वाला अंडभाग हो जाएगा, ठीक है। बीच में भी डिस्टर्ब करने का हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बताते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे है हर्मिका, तो यहाँ पे हर्मिका है, तो उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेधी था, अंडभाग था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आपका मेधी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ये वाला, कौन सा? अंडभाग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, अंडभाग ये वाला है। तोरण है, फिर आपका हर्मिका, नहीं सॉरी, एक मिनट, फिर से गलत हो गया। यहाँ पर आपका मेधी है, ये 1 नंबर है, ठीक है, मेधी हो जाएगा। ये वाला जो आपका मेधी बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये मेधी है, ठीक है। ये आपका दूसरे नंबर पे है आपका ये वाला
मतलब आपको बनाएंगे ना पिक्चर तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से नंबर पे कौन सा होगा। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर है बताया है ना, तो नीचे से, तो ये तो वो प्रदक्षिणा पद तो दिया नहीं है, तो हमारा तो नीचे से ऊपर की, तो ये वाला तो नहीं आएगा। तो हमारा आएगा सबसे पहले मेधी, फिर दूसरे नंबर पर आएगा आपका अंडभाग आ जाएगा, फिर आपका आएगा हर्मिका, ठीक है, फिर आएगा आपका हर्मिका, ठीक है, फिर आएगा आपका जो लास्ट है आपका ऊपर से, यानी कि ऊपर से नीचे करके दिया था ना मैंने, ऐसे करके ही तो बनाया था, ऐसे करके। तो पहले आपका मेधी, फिर अंडभाग, फिर आपका हर्मिका, फिर लास्ट आपका हो जाएगा ये वाला आपका छत्र हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आपका समझ में आ गया ना, इसी टाइप से था ना ऑप्शन बी। चलिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण, यानी कि पहले ठंडे रंग लगाने हैं आपको। इसमें जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं, पहले ठंडे रंग लगाने हैं, फिर उसके बाद गर्म रंग लगाने हैं। तो आपको पहले बताना है कि ठंडे रंग कौन से हैं। तो आपको पहले दिख रहा होगा कि हरा रंग, लेकिन आपको यहाँ पर हरा रंग चूज़ नहीं करना है। पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पर दो रंग दिखे हैं, जो किरमिजी है, किरमिजी यानी कि आपका जो क्रिम्सन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिम्सन रेड होता है, जो बिल्कुल मतलब जो गर्म है। पहले आपको ठंडे रंग लगाने हैं ना, तो यहाँ पर आपका जो सिंदूरी है, सिंदूरी सबसे ज़्यादा गर्म रंग हो जाएगा आपका, यानी कि जो रेड कलर होता है, एकदम ब्लड रेड होता है, वो आपका सिंदूरी हो जाएगा। किरमिजी हो जाता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, थोड़ा डार्क होता है, ब्लड रेड, मतलब ब्लड रेड नहीं, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश, ठीक है, जो क्रिम्सन रंग होता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपका आएगा नीला रंग, तो नीला रंग हमारा ठंडा होता है, हरा रंग भी ठंडा होता है, किरमिजी, फिर उसके बाद लास्ट पर आएगा आपका सिंदूरी आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल नीला रंग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम का कौन सा है, तो बताइएगा कि कौन सा है। तो बताइएगा इसका, वैसे तो आपको मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपका पहले हो जाएगा आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आपका पहले है, क्योंकि आपने पाल और जैन शैली में, आपको जैन शैली में जो कल्पसूत्र है आपको जैन शैली में देखा होगा। फिर आपका आएगा महापुराण, ठीक है, तो यहाँ पर कल्पसूत्र, फिर महापुराण, फिर हमजानामा, हम कल्पसूत्र पुराना है, तो यहाँ पे रज्मनामा, तो यहाँ पर फिर लास्ट आएगा आपका रज्मनामा। तो यहाँ पे जितना भी है सबका समय बताइएगा कमेंट करके। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर 44, तो आपको बताना है निम्नलिखित को स्मारकों को सही उनके स्थल का बताइए है कि कौन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी कौन सा हो जाएगा आपका, सासाराम बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अटाला मस्जिद है, तो अटाला मस्जिद आपका कौन सा हो जाएगा, जौनपुर, ठीक है। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। और हिंडोला महल आपका मांडू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है शेरशाह सूरी आपका कौन सा है, आपका सासाराम बिहार, याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो आपका शेरशाह सूरी मकबरा है वो कौन सा है, आपका सासाराम बिहार है। अटाला मस्जिद है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जौनपुर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है वो आपका दिल्ली है। हिंडोला महल मांडू। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को प्रसिद्ध चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कलाकार हैं, आपको बताना है राफेल हैं। तो राफेल को तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसका कौन सा होगा, यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे इनकी पेंटिंग है। तो बताइएगा कि राफेल की है तो कौन सी हो जाएगी इनकी, राफेल की। तो राफेल की कौन सी हो जाएगी, तो स्कूल ऑफ एथेंस हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे लंच ऑन द ग्रास, चलिए लंच ऑन द ग्रास ये हो जाएगी आपकी माने की। एडवर्ड मुंक है, तो एडवर्ड मुंक की कौन सी हो जाएगी, ये तो पता ही है, अभी भी बिल्कुल बताया था। यहाँ पे द स्क्रीम या फिर स्क्रीम या फिर बोल सकते हैं इसको चीख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही याद रखिएगा, चीख या फिर स्क्रीम, ठीक है। यहाँ पे जेरी कॉर्ड का एक ही बचा है, तो राफ्ट ऑफ मेदुसा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। रेफ्ट ऑफ मेदुसा, यहाँ राफेल लिख गया है, इसको कट कर दे दो। रेफ्ट ऑफ मेदुसा हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, जेरी कॉर्ड का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन से वाद के कौन से कलाकार हैं। चलिए, तो यहाँ पे है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तभी मैं क्वेश्चन में कहूँ कि ये 56 कैसे हो गए, 55 होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित कलाकारों और उनसे संबंधित वाद को सुमेलित कीजिए। तो बताइएगा कि प्रभाववाद, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाद के कौन से कलाकार हैं। मात्स है या प्रभाववाद के, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद या फिर अतीतार्थवाद। तो बताइएगा कि कौन सा है।
तो यहाँ पे कम से कम ABCD ABDC कैसे करके भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ये ऐसी कोडिंग में ही भी कर सकते हैं। तो प्रभाववाद का है तो आपको बताना है कि प्रभाववाद से तो आपको सबको पता है, तो कौन से हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। फाववाद के कौन से हो जाएंगे, मातिस हो जाएंगे। अभिव्यंजनावाद के कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल अभी बताया था यहाँ पर मुंक हो जाएंगे। अति यथार्थवाद की बात करें तो अति यथार्थवाद के कौन हो जाएंगे, जॉन मीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्रभाववाद के कौन से हैं, बोने हैं। फाववाद के मातिस हो जाएंगे। अभिव्यंजनावाद के मुंक हो जाएंगे। और अति यथार्थवाद के मीरो हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 पर पढ़ते हैं। मैन विद डॉग, ये तो बहुत बार आता भी है और बहुत बार एग्जाम में मेरे वाले इसमें बहुत आता है। चलिए, तो यहाँ पे मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रौंदा है, टाइड मॉयल लोल है, ध्रुव मिस्त्री हैं, राघव कनेरिया है। तो बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री हो जाएगा। तो ध्रुव मिस्त्री को पढ़िएगा, मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है, तो आप इसको याद करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है। देखो यहाँ पर आर्टिस्ट मैंने बहुत ही ईजी में लिखवाया है, चाहे तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी क्लास होती भी नहीं है। मैं स्टूडेंट को देखती हूँ कि रात में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। यहाँ पे दिन वाली क्लास करते नहीं है। मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ, थ्योरी आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस सेट करे जा रहे हैं, पूरे सुबह से लेकर शाम तक आपने टाइम वेस्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट में। हो सकता है कि आपको उसमें से 3 क्वेश्चन फंसे, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे साथ साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप थ्योरी भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे टेट आर्ट गैलरी है, तो आपको बताना है कि टेट आर्ट गैलरी कहाँ पर है, बताइएगा। तो चलिए पहले से करते हैं ए ऑप्शन से। तो यहाँ पर बता देते हैं जो टेट आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका लंदन का हो जाएगा। ठीक है, लुव्र म्यूजियम की अगर हम बात करें तो लुव्र म्यूजियम कहाँ है, ये तो पता ही है सबको। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। भारत भवन की अगर हम बात करें तो भारत भवन कहाँ है, तो बिल्कुल आपका भोपाल हो जाएगा। अगर हम सालार जंग मतलब मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तो सालार जंग है, म्यूजियम है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जगह बची है। चलिए, तो यहाँ पर हैदराबाद। तो यहाँ पर याद करना है टेट आर्ट गैलरी है आपका कौन सा, लंदन है। लुव्र म्यूजियम तो पता ही है आपको कौन सा हो जाएगा, आपका लंदन हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद करना। और बाकी भारत भवन पता ही है कौन सा हो जाएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सालार जंग है आपका म्यूजियम, वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पर बढ़ते हैं। बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, बस इंतजार आपका खत्म। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित मंदिर को तथा उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो बताइएगा कि लाड खान मंदिर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बताइएगा, लाड खान मंदिर है, भीमरथ मंदिर है यहाँ पर, और कौन सा है, बेताल दोइल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये कट कर दो। यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ही याद रखिएगा। लाड खान मंदिर है तो बिल्कुल अभी ही पढ़ाया था, कहाँ पर है ये, एयोल। ठीक है, भीमरथ महाबलीपुरम कहाँ है, ये है। चलिए, भीमरथ महाबलीपुरम। चलिए, तो वेताल दोइल हो जाएगा आपका कौन सा, तो भुवनेश्वर। चलिए, और तेलिका मंदिर आपका कहाँ है, ये हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट करा देती हूँ। लाड खान मंदिर है वो आपका पता ही है कि ये सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस 3 की ही कुश्ती है। चलिए, तो यहाँ पे भीमरथ है तो भीमरथ महाबलीपुरम। चलिए, भीमरथ तो पता ही है ना, भीमरथ हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, जितने भी रथ हैं वो सब याद रखिएगा। तो बेताल दोइल है तो बेताल दोइल का आपका हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। तेलिका मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर। तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बस 5 ही क्वेश्चन और रह गए हैं, 6 क्वेश्चन ओनली, बस खत्म होने वाली है क्लास आपकी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ताल मुद्रण है, धातु उत्कीर्णन, काष्ठ उत्कीर्णन, सिलिक स्क्रीन। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यानी आपको बताना है कि जो तैल मुद्रण है आपका किससे संबंधित है। तो आप लोग भी जानते हैं जो तैल मुद्रण है वो आपका उसमें आ जाएगा, किसमें, प्लेनोग्राफी में आ जाएगा। यानी कि जो प्लेन होता है उसमें आएगा आपका प्लेनोग्राफी। धातु उत्कीर्णन की अगर हम बात करें, मतलब इसका
जो है किस में आएगा, हाँ ये प्लेनोग्राफी में आएगा, ठीक है। धातु उत्कीर्ण की अगर हम बात करते हैं, ये किस में आ जाएगा, आपका इंटाग्लियो में आ जाएगा। आपको पता है ना धातु उत्कीर्ण इंटाग्लियो, इंटाग्लियो मतलब आपका क्या होता है, इनग्रेव करना, ठीक है, उसको खोदना, उसको उत्कीर्ण करना, उसकी इनग्रेविंग करना, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा आपका कास्ट उत्कीर्ण है, कास्ट उत्कीर्ण हो जाएगा आपका रिलीफ प्रिंटिंग में आ जाएगा। रिलीफ प्रिंटिंग किस में होता है, आपका उभार सतह। उभार सतह में आपको पता है ना कि उभार सतह, एक मैंने रिप्स लिखवाया था आपको, ठीक है। तो रिप्स में आपको मैंने बताया था कि इसमें वुड कट आता है और कौन सा आता है आपका, यहाँ पर आपको बताया था ना, एक वुड कट आता है, एक वुड इनग्रेव आता है। तो वही वुड इनग्रेव पूछ रहा है, तो आपको पता है आर फॉर रिलीफ होता है और यहाँ पर पी फॉर प्लेनोग्राफी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका लिथोग्राफी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो सिल्क स्क्रीन एक ही बचा, तो स्टेंसिल आपका हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट वाला आ जाएगा और ये इंटैग्लियो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी अगर किसी ने ग्राफिक नहीं समझा है तो मैंने क्लास करवाई है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और करिए, बस खत्म हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे एडगर देगा है, तो एडगर देगा सभी लोग जानते हैं कि किसके हैं, देगा, माने, मोने सब लोग जानते हैं। तो ये किसके हो जाएंगे, आपके प्रभाववाद के। मातिस है, तो मातिस ही बहुत ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे मातिस का बहुत ज़्यादा आता है और मातिस का हमेशा फॉविज में दे दिया जाता है। तो ब्राक है, ब्राक है घनवाद से हो जाएंगे आपके, और पिकाबिया है, तो पिकाबिया भी याद रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है, आपके दादाबाद से हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 पर बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वस्त्रों को, जो टेक्सटाइल है यानी कि जो वस्त्रों को उनके राज्यों के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पर हैं फुलकारी है, लुशाई है, कांथा है, तंचोल है, और ये चारों की चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फुलकारी का हम पहले देख लेते हैं, जो फुलकारी है वो कहाँ का हो जाएगा आपका, तो ये तो सभी जानते हैं, फुलकारी बहुत ईजी है, तो पंजाब हो जाएगा। लुशाई है आपका कौन सा, मेघालय है, और कांथा आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अभी कांथा का तो बिल्कुल अभी आया था, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर बंगाल। और ये तंचोल एक ही बचा, तंचोल हो जाएगा आपका गुजरात का, ठीक है। तो चारों ही याद रखिएगा, तो जो चारों आपको बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है यहाँ पे वुड इनग्रेविंग और मेटल इनग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं, इंटैगली और प्रिंटिंग या फिर स्टेंसिल प्रिंटिंग कहते हैं, या फिर यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे वुड इनग्रेविंग की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि रिलीफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल इनग्रेविंग की बात कर रहा है। मेटल इनग्रेविंग मतलब आपका हो गया धातु इनग्रेविंग यानी कि इंटैग्लियो, ठीक है, ये आएगा आपका आर में आएगा, और मेटल इनग्रेविंग आएगा आपका इंटैग्लियो यानी कि आर आई, ठीक है। तो आपको आर आई पढ़ना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर है। अब जहाँ आपको आर आई दिख रहा है वहीं आपका है, तो आर फॉर रिलीफ, आई फॉर इंटैग्लियो। बस आपको बहुत आसानी से तरीके से आपको ग्राफिक समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको RIPS याद रखना है, बस आपका कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर फॉर आप में क्या आता है, वुड कट आता है, वुड इनग्रेम आता है, इंटैग्लियो आपका आता है, इसमें मेटल धातु प्लेट आती हैं, प्लेनोग्राफी में आपका सिल्क, वो प्लेनो में आपका आ जाता है, लिथोग्राफी आ जाता है, आपका कोलोग्राफ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर किसी बाई चांस किसी ने ग्राफिक नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा ग्राफिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मतलब जितनी भी हैं यहाँ पर टेक्निक पढ़ाई हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त मशीनों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपको मशीन है, मशीन सबसे पहले बतानी है कि किसका सबसे पहले आविष्कार हुआ, किसका नहीं। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि जो प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त मशीन है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिथो प्रेस का तो है नहीं, तो राजा रवि वर्मा थे। सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन थी, जो ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन थी सबसे पहले, जिसपे यहाँ पर टाइपिंग जो होती थी, यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट सबसे पहले करे जाते थे, छापे लिए जाते थे जिससे लकड़ी के होते थे जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन थी सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एचिंग प्रेस मशीन आई, फिर यहाँ पर लिथो प्रेस मशीन, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा राउटिंग मशीन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे 56 की बात करते हैं, बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म ही है। चलिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। चलिए तो आपके इंतज़ार भी ख़त्म होता है। यहाँ पे एक्वाटिन डस्ट है,
तो यहाँ पर जो एक्वाटिंट है, एक्वाटिंट वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये एक्वाटिंट से क्या संबंधित है। तो यहाँ पे चूना पाउडर है, फ्रेंच चॉक पाउडर है, या फिर प्यूमिक स्टोन पाउडर है, यहाँ पर रेजिन धूल है। तो बिल्कुल आप समझ ही होंगे। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम में ना दिमाग खराब करने के लिए ना धूल लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको पाउडर है, देखो ना, चाहे पाउडर कर दे चाहे धूल कर ले, तो आप समझ सकते हैं रेजिन। यहाँ पे रेजिन पाउडर का यूज़ करा जाता है किसमें, एक्वाटिंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वाटिंट में किसका यूज़ करा जाता है, रेजिन पाउडर का यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक्वाटिंट में किसका यूज़ करते हैं, रेजिन पाउडर का। चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास अब ख़त्म होती है, बाकी हम मिलेंगे यहाँ पर 2 बजे। ठीक है, बाकी सब लोग से रिक्वेस्ट है कि टाइम से ज्वाइन हो जाया करें, चाहे दोपहर में क्लास हो। दोपहर में देखो थ्योरी में आपसे पहले ही कहती हूँ, अगर आप सीरियसली थ्योरी अगर पढ़ेंगे, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, तो मैं सही बता रही हूँ, आपके लिए 1 क्वेश्चन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आप बहुत जल्दी आसान क्वेश्चन को आप पहचान लेंगे। आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप ऐसे करिए कि ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। थ्योरी सभी लोग पढ़िए, मैं बस यही कहूँगी सारे स्टूडेंट से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल 2 बजे। कल सारे स्टूडेंट 2 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।